गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय कुमार आर्य, भूगोल प्रवक्ता। आज हम कक्षा 11 में भूगोल विषय के अंतर्गत आपकी जो पुस्तक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसमें पाठ 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो हमारी पृथ्वी है, सामान्य शब्दों में कहें तो पृथ्वी का आकार गोल है। और वास्तविक अगर हम बात करें तो वैज्ञानिकों ने ये तथ्य बताए कि जो पृथ्वी है वह गोल ना होके उसका आकार अंडाकार है, या उसे हम बोलेंगे ज्योग्राफी की भाषा में जियोड। हिंदी में जियोड का अर्थ होता है भू आब। तो उसका आकार कैसा है? भू आब, यानी जियोड, अंडाकार है पृथ्वी का आकार। और सामान्य शब्दों में हम बोल देते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार गोल है। ठीक है। अब आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, हर चीज़ की, हर वस्तु की अपनी एक स्ट्रक्चर होता है, एक संरचना होती है। उसी प्रकार से जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो धरातल है, तो पृथ्वी के जो धरातल है उसके अंदर की संरचना के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे कि उसकी अंदर की संरचना कैसी है। तो उसकी संरचना जो है, उसके अंदर किस प्रकार की लेयर्स हैं, परतें हैं, उन परतों के बारे में सीखेंगे। और कौन सी परत कितनी गहराई पर पाई जाती है और कुल कितनी गहराई है, उसके बारे में भी हम आज अध्ययन करेंगे। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो पाठ है, इसका आज अध्ययन करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए विभिन्न स्रोत हैं, यानी विभिन्न संसाधन हैं और साधन हैं जिनसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाया जा सकता है। तो वैज्ञानिकों के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के दो जो स्रोत हैं, वे दो स्रोत, एक तो अप्रत्यक्ष साधन के रूप में बांटा गया उन्हें, और दूसरे हैं प्रत्यक्ष साधन के रूप में। अप्रत्यक्ष यानी जिसको हम सामने आंखों से नहीं देख सकते, और प्रत्यक्ष जिसे हम सीधे आंखों से देख सकते हैं। तो जो वैज्ञानिकों के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए अप्रत्यक्ष स्रोत या संसाधन बताए गए, उनमें दाब, तापमान और घनत्व, इसके आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाया गया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। भाई, जहाँ अधिक तापमान होगा, साफ सी बात है, वहाँ जो वस्तुएं होंगी तापमान से क्या होंगी? पिघल जाएंगी। तो उनका जो आकार होगा, संरचना होगी, कैसी होगी? वह संरचना द्रव्य रूप में होगी। अगर दाब अधिक होगा, हम किसी भी वस्तु में अगर अधिक अधिक दाब देते हैं, आटे में इतना दाब देते हैं, तो पहले आटा कैसा होता है? अलग अलग होता है, उसके सभी कण अलग होते हैं। पानी डालकर जब हम उस पर खूब दबाव देते हैं, तो वह एक आटा, वो इतने सारे कण एक रूप में आ जाते हैं, एक आकार में आ जाते हैं, एक निश्चित आकार ले लेते हैं। तो दबाव अगर अधिक होगा तो साफ सी बात है, वहाँ वस्तु एक से एक चिपकी हुई होंगी, यानी उनका आकार ठोस होगा। और अगर घनत्व अधिक होगा तो भी वो ठोस होगा, क्योंकि घनत्व तभी तो अधिक होगा जब कणों आसपास हैं, बहुत ज़्यादा अधिक सघनता है, कणों में आपसी जो दूरी है बिल्कुल ना के बराबर है, बिल्कुल चिपके हुए हैं। तो कुल मिलाकर पृथ्वी की आंतरिक संरचना अप्रत्यक्ष साधन के अगर हम हिसाब से समझें और उसका अनुमान लगाएं, तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, या तो वह द्रव्य रूप में हो सकती है, या वह गैसीय रूप में हो सकती है, या वह ठोस रूप में हो सकती है, या वह अर्ध द्रव्य यानी द्रव्य भी हो और थोड़ा थोड़ा ठोस भी हो, उस रूप में भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं प्रत्यक्ष साधन। हाँ, ये बात आप ध्यान रखें कि पृथ्वी का धरातल के भीतर अभी तक का मानव जाकर, जैसे हम वायुमंडल में तो गए हैं, जलमंडल में भी गए हैं, लेकिन जो स्थल मंडल है, यानी जो पृथ्वी है, धरातल है, उसके नीचे नहीं गए हैं उसकी संरचना के बारे में जानने के लिए। क्योंकि मानव यदि नीचे तक खुदाई भी करेगा तो उसकी कोई सीमा नहीं है कि उसे कहाँ तक खुदाई करनी है। और सबसे मुख्य बात कि कई बार नीचे
पृथ्वी के धरातल को खोदा गया यह जानने के लिए कि उसकी संरचना कैसी है, लेकिन पृथ्वी के धरातल के भीतर की ओर खोदने पर लगातार तापमान में वृद्धि होती है, इसलिए अधिक दूरी तक, अधिक गहराई तक नहीं खोदा जा सका। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के प्रत्यक्ष साधन। कौन से साधन है प्रत्यक्ष? तो भूकंप और ज्वालामुखी है मुख्य इसके प्रत्यक्ष साधन है, जिनके द्वारा हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त होती है कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो कैसी है। जब भूकंप आता है तो दरारें पड़ जाती हैं और बहुत सारी तरंगे बाहर की ओर आती हैं। उन तरंगों से हमें पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। इसी प्रकार से जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो ज्वालामुखी उद्गार होने के समय ज्वालामुखी के अंदर से जो मैग्मा होता है वह बाहर की ओर निकलता है और लावे का रूप ले लेता है। उसमें विभिन्न प्रकार की गैसें और लावा निकलता है। उस लावे के जांच करने पर हमें पता चल सकता है या वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो पृथ्वी के गर्भ से जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो गैसें भी निकलती हैं, द्रव्य भी निकलता है और वही द्रव्य कुछ समय बाद ठंडा होकर ठोस रूप ले लेता है। तो यहाँ पर हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है ना कि पृथ्वी के गर्भ में अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, गैसें भी हैं और विभिन्न प्रकार के खनिज जो ज्वालामुखी उद्गार के बाद वहाँ से निकलते हैं, विभिन्न प्रकार की गैसें भी निकलती हैं और विभिन्न प्रकार का जो विभिन्न रूपों में तरल निकलता है जो बाद में जमकर लावा के रूप में जमकर ठंडा होकर ठोस रूप ले लेता है। तो इससे हमें पता चलता है ज्वालामुखी उद्गार से कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। लेकिन हम जो वर्तमान में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अनुमान लगा सकते हैं या वैज्ञानिकों ने बताया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, तो अगर हम बिल्कुल ठोस रूप से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन करें, उसके लिए जो एक आधार है, वह मुख्य आधार या स्रोत, जो प्रत्यक्ष स्रोत है, वह है भूकंप तरंगे। यानी भूकंप की जो तरंगे हैं, भूकंप की तरंगों के द्वारा वर्तमान में यह पता लगाया जा सकता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी धरातल के नीचे गहराई में पृथ्वी की जो संरचना है वह कैसी है। चलिए हम भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का आज अध्ययन करेंगे। मैंने यहाँ पर एक चित्र बनाया है। यह जो चित्र है आपको एक त्रिज्या के रूप में दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से मैंने आपसे बताया कि पृथ्वी की जो आकृति है लगभग गोल है लेकिन अंडाकार है, तो पृथ्वी की मैंने एक त्रिज्या का चित्र बनाया है। इसके माध्यम से मैं आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझाऊंगा। तो यह पृथ्वी की त्रिज्या है। पृथ्वी की जो कुल त्रिज्या, क्योंकि पृथ्वी का आकार जियाड अंडाकार यानी गोलाकार है लगभग, तो उसकी हमने एक त्रिज्या ले ली। तो ये त्रिज्या के माध्यम से हम समझेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है और इसका मुख्य आधार क्या है, भूकंपीय तरंगों के आधार पर। भूकंप के जब आता है तो 3 प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती हैं, पी, एस और एल। पी, एस और एल तरंगे उत्पन्न होती हैं। पी को हम कहते हैं प्राथमिक तरंगे, एस को हम कहते हैं सेकेंडरी यानी द्वितीयक तरंगे, एल को हम कहते हैं लव वेव्स यानी कि धरातल से लग के चलने वाली धरातलीय वेव्स कहते हैं या तरंगे कह सकते हैं। तो प्राथमिक, द्वितीयक और धरातलीय तरंगे, ये 3 प्रकार की तरंगे होती हैं। और हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए 2 प्रकार की तरंगों का वैज्ञानिकों के द्वारा जो उपयोग किया गया, एक है प्राथमिक तरंग और एक द्वितीयक तरंग। और इन तरंगों की गति भी होती है। प्राथमिक तरंग जब भूकंप आता है और ऊर्जा अवमुक्त होती है और भूकंप आने पर वह ऊर्जा ऊपर की ओर, धरातल की ओर आती है, नीचे से ऊपर की ओर। तो जब वो धरातल पर टकराती है तो सबसे पहले जो तरंग वहाँ पहुँचती है उसे हम पी तरंग कहते हैं, जिसकी जो स्पीड होती है, गति होती है, वह 8 सेकंड पर किलोमीटर होती है। इसी प्रकार से जो द्वितीयक तरंग होती है उसकी जो गति होती है वह 4 सेकंड पर किलोमीटर होती है। पर किलोमीटर में वो 4 सेकंड की गति से चलती है।
ऊपर की ओर। तो सबसे पहले धरातलीय तरंगों में जो तरंग पृथ्वी के धरातल पर पहुंचती है भूकंप आने के समय, उसको हम प्राथमिक तरंग कहते हैं, यानी पी से दर्शाते हैं, पी तरंग। और जो अब आप यहाँ पर देखिए, ये धरातल है और यहाँ पर जो सबसे पहले तरंग पहुंचेगी भूकंप आने पर, उसको हम प्राथमिक तरंग कहेंगे, और जो दूसरे नंबर पर पहुंचेगी उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वेव्स, यानी द्वितीयक तरंगे, क्योंकि दूसरे नंबर पे पहुंच रही है ना, इसलिए उन्हें द्वितीयक वेव कहेंगे। और जो सबसे अंत में पहुंचेंगी यहाँ पर, उन्हें हम बोलेंगे लव वेव्स। लव वेव्स इसलिए कहते हैं क्योंकि लव नाम के एक वैज्ञानिक ने इन वेव्स की खोज करी थी, इनके बारे में पता लगाया था, इसलिए इन्हें लव वेव्स कहा जाता है, या इन्हें एल से दर्शाते हैं। और इसको हम धरातलीय तरंगे भी कहते हैं, और ये सबसे अंत में आती हैं, सबसे ज़्यादा विनाशकारी और विध्वंसकारी होती हैं, क्योंकि ये धरातल को पकड़ कर चलती हैं और धरातल के साथ चिपक कर चलती हैं, जिससे कि धरातल पर कंपन होता है और भूकंप बहुत देर तक आता है, और धरातल में काफ़ी कंपन होने से बहुत जान माल की हानि भी होती है। हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे भूकंपीय तरंगों के आधार पर। ठीक है, ये पृथ्वी की त्रिज्या है। पृथ्वी की जो कुल त्रिज्या है वो 6371 किलोमीटर है। पृथ्वी की जो कुल त्रिज्या है वह 3671 किलोमीटर है, और एनसीईआरटी की कुछ नई पुस्तकों में 6378 किलोमीटर दे रखा है। तो मैंने जो चित्र बनाया उसके आधार पर समझते हैं कि पृथ्वी की कुल त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है, पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है उसका नाम है भूपर्पटी, जिसे हम इंग्लिश में क्रस्ट बोलते हैं। यह जो सबसे ऊपरी परत दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं भूपर्पटी, और इसकी जो कुल मोटाई है, इसकी कुल मोटाई 0 से 30 किलोमीटर है, 0 से 30 किलोमीटर। और स्थल मंडल पर इसकी जो मोटाई है वह 100 किलोमीटर है। स्थल मंडल पर यानी कह सकते हैं कि जो भूपर्पटी है उसकी जो औसत मोटाई है वो है 30 किलोमीटर, और पर्वतों पर और महासागरों पर और धरातल पर यानी स्थल मंडल पर इसकी जो मोटाई है वह अलग अलग होती है। यानी पहाड़ों पर इसकी मोटाई बढ़ जाएगी, मैदान पर इसकी मोटाई, मैदानी क्षेत्र पे यानी कह सकते हैं मैदानी क्षेत्र जो प्लेन एरिया है वहाँ पर इसकी मोटाई जो होगी थोड़ी कम हो जाएगी, और समुद्र में इसकी मोटाई जो हमारी भूपर्पटी की मोटाई है वो सबसे कम होगी। तो भूपर्पटी पे इसकी मोटाई 5 किलोमीटर होती है, सॉरी इसकी जो समुद्र तल पर भूपर्पटी की जो मोटाई है वह 5 किलोमीटर है। और धरातल पर अगर हम बात करते हैं मैदानी क्षेत्रों पर या स्थल मंडल पर, इसकी जो मोटाई है वह लगभग 100 किलोमीटर है, यहाँ पर दे भी रखा है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। और पहाड़ों पर इसकी जो मोटाई है वह 70 किलोमीटर है। पर्वतीय क्षेत्र में इसकी मोटाई बढ़ जाती है। भूपर्पटी को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपरी भाग को ऊपरी भूपर्पटी कहते हैं, और सबसे निचले भाग को निचली भूपर्पटी कहा जाता है, यानी ऊपरी भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी। ऊपरी भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी को एक संक्रमण पेटी, एक संक्रमण रेखा जो बांटती है उसको हम कहते हैं कोनार्ड रेखा। क्या कहते हैं? कोनार्ड रेखा। देखिए क्या कहते हैं? कोनार्ड रेखा। ये जो रेखा है इसको हम बोलते हैं असंबद्धता। असंबद्धता, असंबद्धता 2 बार मैंने आपको बताया असंबद्धता, यानी यह जो भूपर्पटी है, भूपर्पटी को जो 2 भागों में बांट रहा है, ऊपरी भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी को बांटने वाली जो असंबद्धता है, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं कोनार्ड, क्योंकि कोनार्ड नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज करी थी इस असंबद्धता की, तो इसको हम कोनार्ड असंबद्धता कहते हैं। अब असंबद्धता का मतलब भी समझ लेते हैं। असंबद्धता यहाँ पर यानी वह क्षेत्र जिसमें ऊपरी भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी की जो विशेषताएं हैं, दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं, और यह वह क्षेत्र है जो ऊपरी भूपर्पटी को निचली भूपर्पटी से अलग करता है। अतः इसे असंबद्धता कहा जाता है।
और इसका नाम है, और ऊपरी भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी को अलग करने वाले क्षेत्र को हम कोनार्ड असंबद्धता कहते हैं। ठीक है ना। तो असंबद्धता क्या करती है, दो परतों को अलग अलग करती है, यानी दो परतों को बांटती है। ठीक है ना। तो ऊपरी भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी को बांटने वाली जो परत, जो सीमा रेखा है, जो असंबद्धता है, उसका नाम है कोनार्ड असंबद्धता। ठीक हो गया। और भूपर्पटी की जो औसत मोटाई है वो 30 किलोमीटर है, और जो स्थल मंडल है यानी भूपर्पटी से 100 किलोमीटर गहराई तक का जो क्षेत्र है उसे हम स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल हम पढ़ते भी हैं कि जल मंडल पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है, तो हम पढ़ते हैं ना 4 भागों में, स्थल मंडल और क्या कहते हैं आपका जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। ठीक है ना। तो जो स्थल मंडल है हम मान के चलते हैं कि भूपर्पटी से यानी 0 डिग्री से, यानी जो स्थल मंडल जो ऊपर का सबसे ऊपर सरफेस है, सबसे ऊपरी परत है जो धरातल की, उससे गहराई में 100 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है उसको हम स्थल मंडल की संज्ञा या स्थल मंडल कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्थल मंडल की गहराई कितनी है, तो आप कह देंगे सबसे ऊपरी परत से यानी 0 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक की गहराई तक का क्षेत्र स्थल मंडल कहलाता है। आगे चलते हैं। फिर दूसरी जो परत आती है उसका नाम है मेंटल, यानी 30 किलोमीटर से 0 से 30 किलोमीटर भूपर्पटी है। फिर उसके बाद जो दूसरी परत आती है उसे हम बोलते हैं मेंटल। मेंटल जो है वो 30 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक की गहराई, 2900 यानी धरातल के नीचे की ओर हम जा रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन करते हुए। और इसमें आप देखिए 0 किलोमीटर से लेके 30 किलोमीटर तो हमारी भूपर्पटी हो गई। भूपर्पटी 2 भागों में बटी है, ऊपरी भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी। इसके बाद जो दूसरी परत आती है उसका नाम है मेंटल, और मेंटल की जो गहराई है वो 30 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक गहरी है ये परत, और इसका नाम है मेंटल। ठीक है ना। इसका नाम क्या है, मेंटल। मेंटल को हिंदी में हम बोल देते हैं प्रवार। क्या बोल देते हैं, प्रवार। ठीक है ना। क्या बोलते हैं, आका डंडा, व पे आका डंडा, प्रवार, प्रवार। ठीक है। तो ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल में मेंटल को बांटा गया, यानी जो ऊपरी मेंटल है उसकी जो मोटाई है वह 30 किलोमीटर से 700 किलोमीटर, यानी 30 किलोमीटर से 700 किलोमीटर गहराई तक का जो क्षेत्र है, जो परत है, उसे हम ऊपरी मेंटल कहेंगे क्योंकि ऊपर की ओर है। और 700 से लेके 2900 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसको हम निचली मेंटल कहेंगे क्योंकि वो नीचे की ओर है। अब आपको इसके बीच में भी कुछ रेखाएं दिखाई दे रही हैं, इन्हें हम बोलते हैं असंबद्धताएं। मैंने बताया था आपको कि असंबद्धता क्या होती है, जो दो परतों को क्या करती है, बांटती है, उसे हम असंबद्धता कहते हैं। और बांटने का मतलब क्या है कि वहां से पता चलता है कि यहाँ जो परत है, यहाँ नीचे वाली परत के जो विशेषताएं हैं वो अलग है, नीचे वाली परत में अलग प्रकार के कण हैं और ऊपरी वाली परत में अलग प्रकार के कण हैं। तो वह जो रेखा या वह क्षेत्र या वह सीमा रेखा जो दो परतों को अलग अलग बांटती है उसे हम असंबद्धता कहते हैं। तो पहली असंबद्धता हमने पढ़ी थी जो ऊपरी भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी को बांट रही है, ये देखिए, इसे हम बोलते हैं कोनार्ड असंबद्धता। और जो भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल को बांट रही है, भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल को बांटने वाली जो हमारी असंबद्धता है उसका नाम है मोहो असंबद्धता। देखिए यहाँ लिखा भी है मोहो असंबद्धता, क्योंकि इस असंबद्धता का पता मोहरो विवरिक नामक एक वैज्ञानिक ने लगाया था, इसलिए इसे हम मोहो असंबद्धता कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल के बीच में जो असंबद्धता है उसका नाम है मोहो असंबद्धता। ठीक है। और जो ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में जो ये असंबद्धता दिखाई दे रही है, ये मैंने इसमें लिखा है, इसका नाम है, इस असंबद्धता का नाम है रैपिटी असंबद्धता। इसका नाम है रैपिटी असंबद्धता। तो 3 असंबद्धताओं के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक ऊपरी भूपर्पटी निचली भूपर्पटी के ऊपर असंबद्धता जिसका नाम है कोनार्ड असंबद्धता।
इसके बाद जो निचली भूपर्पटी यानी भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल के बीच में जो असंबद्धता है उसका नाम है हमारा मोहो असंबद्धता। और ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में जो असंबद्धता है इसका नाम है रैपिटी असंबद्धता। और इसके बाद देखते हैं अगली परत। तो दो परतें हमने पढ़ी, भूपर्पटी, मेंटल और आंतरिक क्रोड, ठीक है ना। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो पृथ्वी को भूकंपीय तरंगों के आधार पर जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसको तीन भागों में बांटा गया मुख्य रूप से। पहला है भूपर्पटी, दूसरा है मेंटल और तीसरा है क्रोड। क्रोड को हम बोलते हैं अंतरतम भी बोल देते हैं क्योंकि सबसे आंतरिक बिंदु है, आंतरिक कह सकते हैं ये आंतरिक क्षेत्र है किसी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सबसे अंतिम बिंदु है, सबसे आंतरिक क्षेत्र है। तो इसे हम क्रोड बोल देते हैं या क्या बोल देते हैं अंतरतम हिंदी में। तो मुख्य रूप से जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना का हम वर्णन कर रहे हैं उसको हमने उस धरातल को हमने तीन भागों में मुख्य रूप से बांटा है, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड, तीन भागों में बांटा है। और इन भागों को भी बांटा गया है, भूपर्पटी को दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी भूपर्पटी निचली भूपर्पटी, ऐसी मेंटल को बांटा गया है ऊपरी मेंटल निचला मेंटल। ऐसी ही क्रोड को दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी क्रोड और आंतरिक क्रोड, ऊपरी क्रोड और आंतरिक क्रोड, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान रखें कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तीन भागों में बांटा गया है भूकंपी तरंगों के आधार पर। पहला भाग जो ऊपरी भाग है, सबसे ऊपरी भाग, उसका नाम है भूपर्पटी जिसकी मोटाई 30 किलोमीटर 0 से 30 किलोमीटर तक है। उसके बाद मेंटल जिसकी जो मोटाई है वह 30 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर है। और उसके बाद तीसरी जो आंतरिक संरचना जो परत है उसका नाम है क्रोड और इसका जो मोटाई है वो 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक है। तो मुख्य रूप से तीन परतें हैं पृथ्वी की, उसे बांटा गया है भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। अब हम बात कर रहे हैं क्रोड की। क्रोड जो है उसे भी दो भागों में बांटा गया है, इस परत को भी दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी क्रोड और आंतरिक क्रोड। क्योंकि इन पे जो पाई जाने वाली विशेषताएं हैं उन विशेषताओं के आधार पर इन्हें बांटा गया है, क्योंकि यहाँ पर असंबद्धताएं पाई गई हैं। क्योंकि ऊपर जो है अलग प्रकार के तत्व थे, नीचे अलग प्रकार के तत्व थे, तो उस क्षेत्र को जहाँ पर अलग प्रकार के तत्व हैं और फिर वहाँ से नीचे क्षेत्र में अलग प्रकार के तत्व हैं, वहाँ पर जो क्षेत्र पाया गया उसे बोला गया असंबद्धता, ठीक है ना। और उनके नाम भी रखे गए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे ऊपर जो भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी के बीच में असंबद्धता है उसका नाम क्या है, कोनार्ड असंबद्धता। और भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल के बीच में जो असंबद्धता है उसका नाम है मोहो असंबद्धता। ऐसे ही ऊपरी मेंटल निचले मेंटल के बीच में जो असंबद्धता है उसका नाम है रैपिटी असंबद्धता। इसी प्रकार से ऊपरी क्रोड और निचली मेंटल यानी निचली मेंटल और ऊपरी क्रोड के बीच में जो असंबद्धता है उसका नाम है गुटेनबर्ग असंबद्धता। क्या नाम है उसका, गुटेनबर्ग असंबद्धता। और ये कहाँ पर है, निचली मेंटल और ऊपरी क्रोड के बीच में है। इसी प्रकार से जो लास्ट की असंबद्धता है जो ऊपरी क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच में, ऊपरी क्रोड और आंतरिक क्रोड जो पृथ्वी की सबसे निचली परत है, सबसे निचली परत है ऊपरी आंतरिक क्रोड, यानी कुल मिला के कहेंगे क्रोड। और क्रोड को ऊपरी क्रोड और आंतरिक क्रोड में बांटा गया है। और इन दोनों को विभाजित करने वाली जो असंबद्धता है उसका नाम है लेहमान असंबद्धता। क्या नाम है, लेहमान असंबद्धता। और हम अध्ययन कर रहे थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना का भूकंपी तरंगों के आधार पर। और अब हम इनकी स्थिति के बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं। गहराई के बारे में तो पता कर लिया, पढ़ लिया, अध्ययन कर लिया कि 0 से 30 किलोमीटर भूपर्पटी है, 30 से 2900 किलोमीटर तक है आपकी मेंटल, और 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक जो है वह है क्रोड की स्थिति है, ठीक है। चलिए अब हम इनकी और विशेषताओं के बारे में, हमने असंबद्धताओं के नाम भी याद कर लिए कि भूपर्पटी और निचली ऊपरी भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी के बीच में असंबद्धता है कोनार्ड असंबद्धता, और निचली भूपर्पटी और ऊपरी भूपर्पटी के मध्य जो असंबद्धता है उसका नाम है रैपिटी मोहो असंबद्धता।
और जो ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में जो असंबद्धता पाई जाती है उसका नाम है रेपटी असंबद्धता। और उसके नीचे अगर हम देखें निचली मेंटल और ऊपरी मेंटल के बीच में जो असंबद्धता पाई जाती है उसका नाम है गुटेनबर्ग असंबद्धता। और जो सबसे अंत में ऊपरी क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच में असंबद्धता पाई जाती है उसे बोलते हैं लहमान असंबद्धता। ठीक है ना। तो असंबद्धता और जो हमने जितनी भी परतें हैं, जैसे सबसे ऊपरी परत है उसका नाम है भूपर्पटी, वो दो भागों में बटी हुई है, ऊपरी भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी। उससे नीचे की जो परत है उसका नाम है मेंटल, जो दो भागों में बटी हुई है, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। इसी प्रकार से जो सबसे निचली परत है जिसका नाम है क्रोड, जो दो भागों में बटी हुई है, ऊपरी क्रोड और आंतरिक क्रोड। ठीक है ना। और इनकी भी मैंने आपको क्या कहते हैं गहराई भी बता दी है और चित्र में भी दी गई है, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं इसे। और इस चित्र को आप हूबहू अपनी कॉपी में भी बनाएं ताकि आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकें कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो किस प्रकार की है। ठीक है। हाँ, अब आगे देखिए, अब हम इसकी अवस्था की बात भी कर लेते हैं। कुल मिला के इससे पहले जब हमने किसके आधार पर पढ़ा था, पहले हमने जो जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ा, इससे पहले भूकंपी तरंगों के आधार से पहले जो खोज करी गई पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारियां प्राप्त करी गई, उन जानकारियों को प्राप्त करने के लिए जो स्रोत थे वो थे जो धरातल के खोद कर जो पाए जाने वाले तत्व हैं, उन तत्वों के या खनिजों के आधार पर हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के नाम रखे थे। जैसे कि हम उन्हें भी पढ़ लेते हैं। जो सबसे ऊपरी परत थी भूपर्पटी, उसको हम बोलते थे सियाल। क्या बोलते थे? सियाल। सियाल। ठीक है। और उसके नीचे जो परत थी जिसे हम अभी मेंटल बोलते हैं, उसको हम उस समय बोलते थे सीमा। क्या बोलते थे? सीमा। ठीक है ना। और जो सबसे अंदर की परत है, सबसे आंतरिक परत जिसे हम अभी बोलते हैं क्रोड, उसे हम बोलते थे उस समय पे नीफे। क्या बोलते थे? नीफे। तो कुल मिला के अगर हम तत्वों के आधार पर इनका अध्ययन करें तो सियाल, सीमा, नीफे, जिसको हम बोल रहे हैं भूपर्पटी, मेंटल और आंतरिक क्रोड या क्रोड बोल रहे हैं, उनको हम बोलते थे सियाल, सीमा, नीफे। क्योंकि ये तत्वों के आधार पर, क्योंकि सियाल सिलिका और एल मतलब एल्युमिनियम, यानी इस परत पे ये माना जाता है कि जो सबसे ऊपरी परत है सियाल, जिसे हम भूपर्पटी भी बोलते हैं, यहाँ पर एल्युमिनियम और सिलिका की अधिकता है। कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? सिलिका और एल्युमिनियम, इसलिए इसका नाम सियाल रख दिया। सीमा, जो हमारी जो परत है मेंटल, तो इसका नाम सीमा कहते थे पहले पदार्थों के आधार पर या जो भी यहाँ पर तत्व पाए जाते थे। तो सीमा का मतलब क्या है? सिलिका और मैग्नीशियम, यानी ये जो मेंटल वाला क्षेत्र है यहाँ पर सिलिका और मैग्नीशियम पाए जाते हैं, इसका नाम इसलिए सीमा रख दिया। ऐसे ही जो सबसे आंतरिक परत है जिसे हम क्रोड बोलते हैं, और इस परत में जो तत्व पाए जाते हैं जिसको हम मैं बताता था कि पदार्थों के आधार पर इसे हम नीफे बोलते हैं। तो नीफे मतलब निकिल और फेरस, दो तत्व पाए जाते हैं, निकिल और फेरस। निकिल मतलब लोहा। ठीक है ना। तो सबसे आंतरिक परत में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं सबसे आंतरिक परत में, ये भी ध्यान रखें, क्योंकि इन सभी तत्वों की अपेक्षा जो लोहा है यानी निकिल है वो भारी होता है। और हर चीज का ये स्वभाव है पृथ्वी पर, धरातल पर, कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हर तत्व क्या होता है, नीचे की ओर, गहराई की ओर जाता है। और लोहा और नीफे जो है वे बहुत ज्यादा भारी होते हैं अन्य तत्वों की अपेक्षा, इसलिए वह नीचे की ओर सबसे गहराई में पाए जाते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो हमने ये बात भी जान ली कि भाई जो ऊपरी परत है पहले उसे सियाल, और बीच की परत उसे सीमा, और सबसे अंदर की परत उसे नीफे कहते थे। वर्तमान में हम इसे भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड कहते हैं। क्रोड को हिंदी में हम बोल देते हैं अंतरतम, और प्रवार हम बोल देते हैं मेंटल को। भूपर्पटी इंग्लिश में हम बोल देते हैं इसे क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। तो हमने परतों का विभाजन पढ़ लिया, हमने परतों की मोटाई पढ़ ली, हमने बीच में पाई जाने वाली जो असंबद्धताएं हैं उसे असंबद्धता क्यों कहते हैं ये भी पढ़ लिया, और ये भी जान लिया कि यह असंबद्धता का नाम क्या है। इन असंबद्धताओं का नाम और उनका जो क्षेत्र है वो भी पता कर लिया।
अब हम अंदर अन्य चीज़ें भी जानते हैं, और हमने पृथ्वी की जो कुल त्रिज्या है वो भी हमने जान ली कि जो पृथ्वी की कुल त्रिज्या कितनी है, 6371 किलोमीटर। एनसीईआरटी की जो नई बुक है उसमें 6378 किलोमीटर दिया गया है, ठीक है ना। और हमने भूपर्पटी की मोटाई यह भी जान ली। स्थलमंडल की मोटाई मैंने ये आपको बताया था कि जीरो से गहराई की ओर, यानी धरातल से गहराई की ओर भूपर्पटी के सबसे ऊपरी, धरातल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है, भूपर्पटी। तो सबसे ऊपर से नीचे की ओर, सबसे ऊपर से नीचे की ओर जो परत जाए 100 किलोमीटर तक का जो एरिया है, क्षेत्र नीचे की ओर गहराई की ओर, वो क्या कहलाता है, स्थलमंडल कहलाता है। तो यदि आपसे कोई पूछे स्थलमंडल की गहराई कितनी है, आप बता सकते हैं 100 किलोमीटर। और ध्यान रखें भूपर्पटी की जो मोटाई है वह समुद्र में कम होगी, फिर मैदानी क्षेत्रों में बढ़ेगी और पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ती जाएगी। समझ में आया। तो हो सकता है या मान के चले संभवतः समुद्र में भूपर्पटी की मोटाई 5 किलोमीटर हो सकती है या है, और स्थलमंडल पर या कह सकते हैं धरातल मैदानी क्षेत्रों पर इसकी मोटाई क्या होगी, 30 किलोमीटर। पठारी क्षेत्र में इसकी मोटाई 60 किलोमीटर है। और इस भूपर्पटी की मोटाई सर्वाधिक कहाँ पर है, पर्वतीय क्षेत्रों पर 70 किलोमीटर, ठीक है। तो हमने इनकी दूरियां, गहराई और असंबद्धताएं सबके बारे में, और सीमा, सियाल, नीफे क्यों कहा जाता है, क्यों नाम रखे गए, ये भी जान लिया। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ लिया। अब हम इसको थोड़ा और विस्तार पूर्वक पढ़ लेते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस रूप में है ये हमने नहीं पढ़ा, कि वह द्रव्य अवस्था में है या वह क्या कहते हैं आपके ठोस अवस्था में, गैसीय अवस्था में, यह प्रश्न अभी भी बना हुआ है, इसको भी अब अध्ययन कर लेते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है वो ठोस अवस्था में है, और उसका जो घनत्व है वो 2.3 घन मीटर है, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो मैंने बताया ना कि जैसे नीचे को बढ़ेंगे तो दबाव के कारण क्या होगा, ऊपर से जब ऊपरी परत का निचली परत पर दबाव पड़ेगा तो निचली परत ठोस होगी, ऊपरी परत इतनी ठोस उसकी अपेक्षा नहीं होगी। तो जितना हम नीचे की ओर बढ़ेंगे जो घनत्व होगा, यानी घनत्व का मतलब क्या है, किसी भी वस्तुओं में जो आपसी कण हैं उन कणों में कितनी निकटता है, ठीक है ना। तो मैंने आटे का आपको उदाहरण दिया। अगर हम आटे को देखें, केवल आटे को, जब हमने उसे गूंदा नहीं है, ठीक है ना, तो क्या होगा, उसका जो घनत्व होगा ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि उसके कण अलग अलग है। लेकिन पानी के साथ जब उसे गूंद लेते हैं तो उसका घनत्व बढ़ जाता है, वजन भी बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जल भी होता है और सभी कण बहुत समीप आ जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं। तो होता क्यों है ऐसा, क्योंकि हम उस पर बहुत हाथों से दबाव देते हैं तो वह गूंद जाता है, उसका घनत्व बढ़ जाता है, उसके कण आपस में चिपक जाते हैं। इसी प्रकार से जब ऊपर की सभी परतों का बल और ताकत और दबाव निचली परतों पे पड़ेगा तो निचली परतों का घनत्व बढ़ता रहेगा, ये ध्यान रहिए। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि ऊपरी परत का घनत्व जो है भूपर्पटी का 2.3 है, फिर निचली परत का घनत्व जो है वो 3.0 है, यानी फिर आगे देखिए नीचे को घनत्व बढ़ता रहेगा। फिर मेंटल का जो घनत्व है 4.7 है, मेंटल जो है इस परत का जो घनत्व है 4.7 है। और उसके बाद जो सबसे आंतरिक परत है जिसको हम बोलते हैं क्रोड, इसका घनत्व 13। देखिए कितना, कहाँ 2.3, और कहाँ सबसे आंतरिक जो परत है क्रोड, इसका घनत्व है 13 घन मीटर। तो क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऊपरी परतों का दबाव हमेशा, आप कभी किसी सोफे में बैठिए, किसी बिस्तर पर बैठिए, तो आपके वजन से क्या होगा, आपके वजन से, आपके भार से दबाव पड़ेगा नीचे की ओर, और नीचे की जो चीज़ें हैं, जिस चीज़ पे आप बैठे हैं वो दबेंगी, ठीक है ना। तो उस दबाव से कहीं ना कहीं फ़र्क तो पड़ेगा। तो इसी प्रकार से जो पृथ्वी की जो ऊपरी परतें हैं उन परतों का जो दबाव होता है निचली परतों पे पड़ता है, जिससे निचली परतों का क्या होता है, जितनी नीचे परतें होती हैं उन सभी निचली परतों का घनत्व बढ़ता जाता है, ठीक है। तो घनत्व के बारे में मैंने बता दिया है कि ऊपरी परतों का घनत्व कम क्यों होता है, निचली परतों का घनत्व अधिक क्यों होता है, क्योंकि ऊपरी परतों का जो दबाव होता है वह निचली परतों पे पड़ता है, और इसलिए निचली परतों के जो
कण होते हैं वो आपस में समीप आ जाते हैं और उनका घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। मैंने आपको बताया कि भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड ये 3